गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का BNSS की इस लेक्चर सीरीज में। अब डेली इवनिंग में 7 बजे BNSS का लेक्चर आएगा और जैसे कि BNS का आता था वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। बाकी कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम्स होती है तो देखो वो तो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी लाइफ में भी कुछ इमरजेंसी आ जाती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको डेली इवनिंग में 7 बजे लेक्चर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो ये जो है हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, पर्सन्स की गिरफ्तारी। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा सॉरी। उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 पे। देखो ये बात करता है सेक्शन नंबर 51। 51 कहता है एग्जामिनेशंस ऑफ एक्यूज्ड। किसकी एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम? एक्यूज्ड पर्सन की कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं? बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि डॉक्टर है, उनके द्वारा की जा रही है। एट रिक्वेस्ट, किसके कहने पर? ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा की जा रही है। अब देखो, जब भी किसी पर्सन के ऊपर कोई आरोप लगता है, वो अभियुक्त है, उसके ऊपर कोई अपराध का एलिगेशन है, तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जाती है। प्लस जो विक्टिम होती है उसकी भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जाती है। कब? जब कोई विक्टिम जिसके साथ कोई बलात्संग का अपराध किया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें ये सिर्फ जनरल चीजें बता रहे हैं कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। किसके कहने पर? पुलिस ऑफिसर के कहने पर। ध्यान से देखो, जब किसी व्यक्ति को ऐसी प्रकृति का अपराध करने के आरोप में अरेस्ट किया जाता है और ऐसी परिस्थितियों में आरोप कर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है कि यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अगर उस व्यक्ति की जांच की जाए तो उसके बारे में हमें अवश्य ही सबूत मिलेगा। हम मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें उस मेडिकल एग्जामिनेशन से कुछ एविडेंस मिलेंगे। किसी अपराध के मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर, यहां से हमारा प्री का क्वेश्चन भी बनता है कि किसके अनुरोध पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो क्या करता है? जांच करता है। तो पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करने वाले एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए कौन करता है? तो देखो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, और उसकी सहायता में उसके निर्देश के तहत सद्भावना से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी जांच करना वैध होगा। जब पुलिस ऑफिसर आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप है तो हमें उसकी जांच इसलिए करवानी है क्योंकि हमें इस जांच से इस बात से हमें एविडेंस मिल सकते हैं, तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा? उस एक्यूज्ड की जांच करेगा। उन तथ्यों का पता लगाने के लिए उचित रूप से आवश्यक है जो ऐसे साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। हम इसलिए जांच कर रहे हैं ताकि हमें उससे साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, और ऐसे बल का उपयोग करना जो उस उद्देश्य के लिए उचित रूप से आवश्यक है, और इतना फोर्स का यूज भी किया जा सकता है जितना उस चीज के लिए हमें नेसेसरी लगता है। देन सबसेक्शन 2 अच्छी बात बताते हैं कि जब इस धारा के अधीन किसी महिला के शरीर की जांच करनी है, फीमेल की जांच करनी है, तो एग्जामिनेशन केवल एक महिला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, मतलब किसी फीमेल की जांच करनी है तो फीमेल डॉक्टर के द्वारा ही उसकी जांच की जाएगी। फीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर किसी उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की किसी फीमेल डॉक्टर की अपीयरेंस में की जाएगी कि whenever the person of a female is to be examined under the संहिता, the examination shall be made only by the under the supervision of a female रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो महिला की जांच करनी है तो महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या किसी फीमेल डॉक्टर के द्वारा ही की जाएगी। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। अब जो उस रजिस्टर्ड फीमेल डॉक्टर ने या रजिस्टर्ड डॉक्टर ने जो जांच की है उसकी रिपोर्ट वो किसको देगा? आईओ को भेज देगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेज देगा कि पंजीकृत चिकित्सा बिना किसी देरी के जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेज देगा कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डिले forward the examination report
टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं आईओ। तो ये इन जैसे ही जांच हो जाएगी मेडिकल वाली, तो इस जांच की रिपोर्ट को हम आईओ के पास भेज देंगे। कौन भेजेगा? जिस डॉक्टर ने जांच की है उसके द्वारा। देन बात करते हैं सेक्शन 52, स्टार कर लो, प्री और मेंस का क्वेश्चन बनता है कि अब जिस फीमेल के साथ रेप हुआ है उस रेप की फीमेल का क्या किया जाएगा? मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाएगा कि एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। देखो, जब किसी व्यक्ति को बलात्कार का अपराध करने या उसका अटेम्प्ट करने के आरोप में अरेस्ट किया जाता है और ये विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि उसकी जांच से अपराध के घटित होने का सबूत मिल सकता है, जिसने रेप किया है उसकी हमें जांच इसलिए करनी है क्योंकि हमें इससे एविडेंस मिल सकते हैं, तो ये सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित हॉस्पिटल में कार्यरत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में उस स्थान से 16 किलोमीटर के दायरे में किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए वैध होगा कि जब किसी फीमेल के साथ रेप हुआ है, जिसने किया है, उस बलात्संग के अपराधी व्यक्ति का हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। किससे करवाएंगे? जो उस एरिया के लोकल अथॉरिटी द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा जो हॉस्पिटल चलाया जा रहा है उससे, या जहां पर अपराध हुआ है वहां से 16 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी हॉस्पिटल होगा वहां पे हम क्या करवाएंगे? जांच करवाएंगे। किसी भी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर जांच के लिए कहेगा कौन? पुलिस ऑफिसर कहेगा। और किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी सहायता और उसके निर्देशन में गुड फेथ में कार्य कर रहा है, गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी जांच करेगा और उद्देश्य के लिए उचित रूप से आवश्यक बल का यूज करेगा। तो जिसने रेप किया है उसकी भी हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। किसके कहने पर? पुलिस ऑफिसर के कहने पर। कहां करवाएंगे? जो गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो हॉस्पिटल्स चलाए जा रहे हैं। अगर वहां नहीं है तो 16 किलोमीटर के दायरे में जो भी हॉस्पिटल हमें मिलेगा वहां पर हम जाएंगे और उस रेपिस्ट की जांच करवाएंगे। देन सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 कहते हैं ऐसी परीक्षा आयोजित करने वाला पंजीकृत चिकित्सक जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है बिना देरी के ऐसे व्यक्ति की जांच करेगा। जितना जल्दी हो सके जांच स्टार्ट की जाएगी और उस रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी। अब उस डॉक्टर के द्वारा जो रिपोर्ट की जाएगी उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होंगी वो हमें यहाँ पर बताया है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा अभियुक्त का नाम और उस व्यक्ति का नाम पता जिसके द्वारा उसे लाया गया था। तो जो पर्सन उस एक्यूज्ड को लेके आया उसके द्वारा या उस एक्यूज्ड का जो भी होगा नाम उसमें मेंशन करना होगा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड एंड द पर्सन बाय whom he was brought। तो उस रिपोर्ट में एक्यूज्ड का नाम होगा, जो पर्सन उसे लाया है उसका नाम भी मेंशन होगा। और क्या नाम होगा? एज ऑफ द एक्यूज्ड, जो आरोपी की उम्र है वो भी उसमें मेंशन होगी। आरोपी के शरीर पर कोई चोट के निशान लगाए गए हैं वो भी उसमें मेंशन होंगे। अगर उस आरोपी की बॉडी से कोई भी डीएनए प्रोफाइल के लिए जो भी लिया गया है, उसकी बॉडी से जो भी कोई चीज ली गई है डीएनए प्रोफाइल के लिए, डीएनए जांच के लिए, वो चीज भी उसमें मेंशन करनी होगी और उचित विवरण में सामग्री विवरण देना होगा। और कुछ अदर चीजें हैं जो भी हमने उसकी बॉडी से लिए हैं या जो चीजें हमने रिपोर्ट में प्राप्त की है वो सारी चीजें उस रिपोर्ट में देनी पड़ेंगी। किसके द्वारा? जिस डॉक्टर ने वो जांच की है। तो जब भी मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन की जाएगी ये हमें बताता है सबसेक्शन 2। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3। अब देखो, उस रिपोर्ट में डॉक्टर को एक कंक्लूजन भी बताना पड़ेगा। जैसे हम पूरा अपना आंसर लिखते हैं, लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं कि इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो रिपोर्ट में पूरा एक कंक्लूजन देना पड़ेगा, क्या सटीक कारण भी बताए जाएंगे। तो जो भी आपने कंक्लूजन निकाला है डॉक्टर ने, रेप हुआ है नहीं हुआ है, जिस भी डाउट था जिस क्वेश्चन के बारे में, उसका कंक्लूजन आपको देना पड़ेगा। सबसेक्शन 4 कहते हैं परीक्षा शुरू होने और खत्म होने का सही समय भी रिपोर्ट में देना पड़ेगा। डॉक्टर ने किस टाइम रिपोर्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट की और किस टाइम खत्म की, वो सारी चीजें भी आपको
अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेंगी। अब देखो, ये जो डॉक्टर ने मेडिकल एग्जामिनेशन की है बलात्संग की अपराधी व्यक्ति की, वो सारी रिपोर्ट बिना देरी के जांच अधिकारी को भेजी जाएगी। मैंने बताया, इससे पहले भी हमने पढ़ा कि वो रिपोर्ट हम आईओ को भेजेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजेंगे, जो सबसेक्शन ए के खंड ए में निर्दिष्ट दस्तावेजों के हिस्से के रूप में 193 में मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। तो जो रिपोर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा वो भेजी गई है, वो रिपोर्ट वो आईओ क्या करता है, जब 193 में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। तो इसी मेडिकल रिपोर्ट को भी उसी डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ के लगाया जाता है। तो सबसेक्शन 5 कहते हैं जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो बिना देरी के आईओ को रिपोर्ट भेजेगा, क्योंकि उसको 193 में उन डॉक्यूमेंट्स के साथ उस रिपोर्ट को लगाना होता है। तो जब भी बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की जांच होगी, एग्जामिनेशन होगी, पुलिस ऑफिसर के कहने पर होगी, क्योंकि उस जांच से हमें पता लगता है कि हमें उससे एविडेंस मिलेंगे। प्लस उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होंगी, एक्यूज्ड का नाम, एड्रेस, उसकी एज, उसकी बॉडी से हमने कोई भी चीज डीएनए जांच के लिए लिए हैं या कोई अदर चीज है तो वो सारी लिखनी पड़ेंगी। उस रिपोर्ट में कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। उस रिपोर्ट में किस टाइम हमने स्टार्ट की, किस टाइम हमने एग्जामिनेशन खत्म की, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ये बताता है हमें सेक्शन 52। देन बात करते हैं सेक्शन 53। 53 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब हम किसकी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति की क्या कर रहे हैं, मैं एग्जामिनेशन कर रहे हैं। किसके द्वारा की जा रही है, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा की जा रही है, चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा की जा रही है। तो गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। अब देखो, जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी एग्जामिनेशन करवाई जाती है। सबसेक्शन 1 हमें यही बताते हैं, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी जांच कौन से हॉस्पिटल में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उस अरेस्टेड पर्सन की वहां पे जांच की जाती है, एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। और यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच की जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल हमें बताता है कि जिस भी पर्सन को आप अरेस्ट करोगे उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड, परीक्षा की जाएगी किसके द्वारा, बाय अ मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी द्वारा। कौन सी चिकित्सा अधिकारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। इज नॉट अवेलेबल, अगर मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। तो फिर दूसरा जो रजिस्टर्ड ऑफिसर है, प्रैक्टिशनर है, उसके द्वारा जांच की जाएगी। तो अरेस्टेड पर्सन की भी हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। फिर कहते हैं यदि चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा की राय में है कि ऐसे व्यक्ति की एक से अधिक जांच करनी है तो भी वो कर सकता है। उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है कि हमें एक जांच से काम नहीं चलेगा, हमें एक से अधिक एग्जामिनेशन करनी है, तो वो भी कर सकता है। तो इस परंतुक में आप लिख सकते हो मोर देन एग्जामिनेशंस करना। देन बात करते हैं सेकंड प्रोवाइडेड। सेकंड प्रोवाइडेड कहते हैं कि अगर कोई फीमेल है उसकी जांच करनी है तो फीमेल डॉक्टर के द्वारा की जाएगी, कि जहां गिरफ्तार व्यक्ति एक महिला है वहां शरीर की जांच महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। फीमेल अरेस्टेड है, उसके एग्जामिनेशन करनी है तो एग्जामिनेशन मेडिकल फीमेल डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी। और अगर यदि महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो महिला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा की जाएगी। अगर वो नहीं है तो कोई अदर फीमेल डॉक्टर है उसकी अपीयरेंस में की जाएगी। अब ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी फीमेल की एग्जामिनेशन करनी है तो फीमेल डॉक्टर द्वारा की जाएगी। कहां पर पढ़ा, 51 के सबसेक्शन 2 में पढ़ा। तो इसके साथ सेकंड प्रोवाइडेड के साथ कोरिलेट करके लिख दीजिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज a female, the examination of the body shall be made only by under the supervision of a female medical officer। तो जब भी कोई महिला को अरेस्ट किया जाता है तो फीमेल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही की जाएगी। एंड इन द केस फीमेल मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल देन बाय अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। फिर अदर जो भी फीमेल डॉक्टर है उसकी अपीयरेंस में वो मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी। देन इसके बाद बात की जाती है सबसेक्शन 2 की, जो गिरफ्तार व्यक्ति की जांच
करने वाला जो चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है ऐसी जांच का एक रिकॉर्ड तैयार करेगा। उसका जो भी उसने इंक्वायरी की है, जो भी उसने एग्जामिनेशन की है, उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर यदि कोई चोट, हिंसा के कोई निशान है तो उसे उस रिपोर्ट में बताए जाएंगे। कि अगर हमें बॉडी से एग्जामिनेशन करने से पता चलता है उसकी बॉडी में कोई निशान है, कोई चिन्ह है, कोई हिंसा की बातें हैं, तो वो सारी चीजें भी उसको, उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी होंगी। द मेडिकल ऑफिसर और अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिन द अरेस्टेड person shall prepare the record of such examination mentioning there any injuries, अगर कोई इंजरी है या कोई मार्क्स है या कोई वायलेंस है upon the person arrested and the approximate time when such injuries or marks may have been inflicted। वो भी टाइम बताया जाएगा कि जब वो कह रहा है कि मेडिकल के अकॉर्डिंग ये जो निशान है, ये जो चोट की चीजें हैं, ये इतने टाइम पहले दी गई है, तो वो सारी चीजें भी उसको रिपोर्ट में बतानी पड़ेंगी। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है कि जब वो रिपोर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा की जाती है, उसकी एक कॉपी किसको दी जाएगी? जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उस पर्सन को वो कॉपी दी जाएगी। कि जहां सबसेक्शन 1 के तहत एक एग्जामिनेशन की जाती है, ऐसी एग्जामिनेशन की रिपोर्ट की एक कॉपी चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जैसा भी हो, गिरफ्तार व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी। तो वो रिपोर्ट जो भी उसने एग्जामिनेशन करके उसने बनाई है, वो रिपोर्ट जो अरेस्टेड पर्सन है उसको दी जाएगी, या जो अरेस्टेड पर्सन के द्वारा कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति है, उसके साथ कोई व्यक्ति है, तो उसको वो रिपोर्ट हम दे देंगे। वेयर एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1, अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। दोनों की बात इसलिए की है क्योंकि ये जांच हम या तो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा करवा रहे हैं, अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो रजिस्टर्ड किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की अपीयरेंस में करवा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? रिपोर्ट या तो अरेस्टेड पर्सन को देंगे या अरेस्टेड पर्सन के द्वारा कोई नॉमिनेटेड पर्सन है उसको वो रिपोर्ट दी जाएगी। तो इसमें आप लिख सकते हो सबसेक्शन 3 में रिपोर्ट ऑफ गिरफ्तार व्यक्ति को या जो उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति है उसको दी जाएगी। देन बात करते हैं सेक्शन 54। 54 हमें बताता है आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में। मतलब कि जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है उस पर्सन की अब हम क्या करेंगे? पहचान परेड करवाएंगे, आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, क्योंकि ये डाउट है कि ये अपराध इसने किया है या नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे। ध्यान से देखो, जहां किसी व्यक्ति को अपराध के आरोप में अरेस्ट किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी पहचान ऐसे अपराध की जांच के उद्देश्य से आवश्यक मानी जाती है, पहचान डायरेक्टली हो नहीं रही है तो हमें पहचान करवानी पड़ेगी, तो क्षेत्राधिकार रखने वाला कोर्ट प्रभारी अधिकारी, मतलब जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, उसके अनुरोध पर ऐसा कर सकता है। एक पुलिस स्टेशन इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को डायरेक्शन देगा कि वह किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान ऐसे तरीके से कराए जैसा उचित समझे। तो जब हमें ये डाउट है कि अपराध इनमें से किस व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो जो विक्टिम होती है वो क्या करती है? उसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ कि मान लो मेरी एक भैंस खो गई, भैंस या गाय जो भी आपको सही लगे, मेरी एक भैंस खो गई, मैंने ऑब्जेक्शन किया कि मेरी भैंस खो चुकी है, लेकिन वाई आके कहता है कि मेरी भी भैंस खोई है। अब इस भैंस को एक क्वेश्चन है कि ये भैंस मेरी है या वाई पर्सन की है, तो अब कोर्ट क्या करेगा? इस भैंस को लेके आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएगा। मतलब सामने मेरी जो भैंस जिसके लिए मैं क्लेम कर रही हूँ उसके साथ 8-10 और भी भैंसें खड़ी कर दी जाएंगी, और अब हम दोनों को, मेरे को और जो वाई पर्सन है जो उस भैंस के लिए क्लेम कर रहा है, हम दोनों से पूछा जाएगा कि अब पहचानो इनमें से तुम्हारी भैंस कौन है। अब देखो, जो चीज अपनी होती है उसके लिए हम कुछ सीक्रेट बातें भी जानते हैं, तो उसके लिए जैसे मुझे पता था मेरी भैंस के कान के नीचे एक व्हाइट कलर का धब्बा है, अब मैंने सारी भैंस के कान उठा उठा के देखे, जिसके नीचे मुझे दिखा कि हाँ ये मेरी भैंस है और मैंने पहचान लिया, तो अब ये मैंने क्या कर दी? भैंस को लेके आइडेंटिफिकेशन परेड कर दी और ये क्लियर हो गया कि यस ये भैंस मेरी है। इसका मतलब वो वाई पर्सन क्या बोल रहा था? झूठ बोल रहा था। तो इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड। तो जब कोर्ट को लगता है और
ऐसा पुलिस स्टेशन का कोई जो बाहर साधक अधिकारी है वो कहता है कि कोई डाउट है, क्वेश्चन है कि ये चीज किसकी है, इसने अपराध किया है या नहीं किया, तो उसकी एक आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है। इंग्लिश में देखते हैं, वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड on a charge of committing an offense and his identification by any other person or persons is considered necessary for the purpose of investigation। हम ये पहचान परेड क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। of such offense the court having jurisdiction, जिसके पास jurisdiction है, may on the request of the officer in charge of a police station, उस पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी के कहने पर direct the person so arrested to subject himself or identification by any person or persons in such manner as the court may be deem fit। जो कोर्ट बताएगा उस मैनर से उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाएगी। तो ये हमें सेक्शन 54 बताता है कि हमें आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी है किसकी? अरेस्टेड पर्सन की। उसके बाद देखो सबसेक्शन 2 प्रोवाइडेड कहते हैं कि जिसको आइडेंटिफिकेशन परेड करनी है, अगर वो मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब है, वो नहीं पहचान नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वो आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाएगी। और जब ऐसी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाएगी तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति, जिसको आइडेंटिफाई करना है, जिसको पहचान करनी है, अगर वो मेंटली या फिजिकली रूप से अक्षम है, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, नहीं बता पा रहा, तो पहचान की ऐसी प्रक्रिया एक मैजिस्ट्रेट की देखरेख में होगी। तो ध्यान रखना है, जब ऐसी कोई बात मेंटली और फिजिकली वाली चीज है, तब जो आइडेंटिफिकेशन परेड होगी मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाएगी, जो ये सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि ऐसा व्यक्ति उन तरीकों का उपयोग करके गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करता है जिनके साथ वह सहज है, और पहचान की प्रक्रिया को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी। तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। तो सेक्शन 54 हमें आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बताते हैं। देन सेक्शन 55 हम सिर्फ टाइटल रीड करते हैं कि प्रोसीजर When police officer deputes the subordinate to arrest without warrant, जब पुलिस अधिकारी क्या करता है? अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है वारंट का निष्पादन करने के लिए। तो हम सिर्फ इसका टाइटल रीड करते हैं। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 56। 56 सेक्शन अच्छा है, डायरेक्ट टाइटल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो उसकी हेल्थ और सेफ्टी को आप ही ध्यान में रखोगे कि आरोपी की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह आरोपी के स्वास्थ्य और सुरक्षा का उचित ध्यान रखेगा। तो जिसके पास कस्टडी है वो ही क्या करेगा? उस पर्सन की हेल्थ को और सेफ्टी को ध्यान में रखेगा। देन बात करते हैं सेक्शन 57 बात करते हैं पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो उसे जल्दी से जल्दी उस अरेस्टेड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। कि जब बिना वारंट की गिरफ्तारी करने वाला एक पुलिस ऑफिसर अनावश्यक देरी के बिना डिले किए और जमानत के प्रावधानों के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मामले के अधिकार क्षेत्र वाले मैजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस अधिकारी के समक्ष भेज देगा या भेजा जाएगा। तो जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो वो पुलिस ऑफिसर जब उसे वारंट के बिना अरेस्ट कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उसे मैजिस्ट्रेट के सामने या किसी बड़े सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के सामने पेश करना है तो वो उसको लेके जाएगा। देन बात करते हैं 58 कहते हैं कि पर्सन्स अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर। ये चीज हम सीआरपीसी में भी पढ़ते थे। सीआरपीसी सेक्शन 57 में हमें ये चीज कही जाती थी कि निरुद्ध व्यक्ति 24 घंटे से अधिक व्यक्ति को निरुद्ध नहीं किया जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो तो पहले वाले सेक्शन 57 ने हमें कहा, बीएनएसएस के सेक्शन 57 ने हमें कहा कि जितना जल्दी हो सके आप उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। यहाँ पे हमें क्लियर कर दिया कि मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा। कि कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को मामले की सभी परिस्थितियों में उचित अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखेगा। कितने टाइम के अंदर? जितना जरूरी है उतना रखेगा, बाकी 24 घंटे से ज्यादा उसको हिरासत में नहीं रखेगा।
और 187 के तहत मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में ऐसी अवधि से अधिक नहीं होगी जो गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक 24 घंटे से अधिक हो। मतलब कि अगर आप किसी अदर स्टेट में किसी एक्यूज्ड को पकड़ रहे हो और आपको किसी अदर स्टेट में लेके जाना है, तो वो यात्रा का समय है उसको छोड़कर बाकी 24 घंटे के अंदर आपको उसको पेश करना पड़ेगा। जैसे एक्स पर्सन राजस्थान का अपराधी है, आपने इसे यूपी में अरेस्ट किया, अब यूपी में अरेस्ट किया, राजस्थान आने तक टाइम तो लग जाएगा, कम से कम मान लो 15-20 घंटे, 30 घंटे, 25 घंटे लग सकते हैं बाय ट्रेन अगर वो आते हैं। तो यहाँ पर जो भी यूपी से राजस्थान आने तक जितना भी ट्रेवल का टाइम होगा उसको छोड़ के बाकी 24 घंटे के अंदर, जैसे ही आप राजस्थान में या उस एरिया में एंट्री कर लोगे, वैसे ही 24 घंटे के अंदर उस पर्सन को आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। No police officer shall detain in a custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not in the absence of a special order by a magistrate under section 187 exceed 24 hours exclusively of the time necessary for the journey from the place of arrest to magistrate court whether having jurisdiction or not। तो आपको 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। देन बात करते हैं 159 कहते हैं पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। पुलिस क्या करेगा? गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करेगा। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, जो पुलिस स्टेशन का भार साधक अधिकारी है, अपने संबंधित स्टेशनों की सीमा के भीतर बिना वारंट के अरेस्ट किए गए सभी व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को या यदि डायरेक्शन दे तो एसडीएम को, डीएम या एसडीएम को देंगे, चाहे ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर या अन्यथा स्वीकार किया गया है। तो जितने भी पर्सन्स को अरेस्ट किया जाएगा वो पुलिस स्टेशन का भार साधक अधिकारी, उसकी रिपोर्ट डीएम या अगर डीएम बताता है तो एसडीएम को दी जाएगी। अब ये डीएम एसडीएम यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन बात करते हैं सेक्शन 60 कहता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, कि किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसके बंद पत्र, जमानत पत्र या मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा ही छोड़ा जाएगा। कि अगर आपको किसी पर्सन को छोड़ना है, छोड़े गए व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप तीन तरीके आपके पास, या तो बॉन्ड भरवा लो या बंद जमानत पत्र भरवा लो, या फिर अगर मैजिस्ट्रेट जमानत दे देता है तभी आप छोड़ सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी पर्सन को, एक्यूज्ड को, आरोपी को नहीं छोड़ सकते। नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज। कब डिस्चार्ज कर सकता है? एक्सेप्ट ऑन दी हिज बॉन्ड, बेल बॉन्ड और स्पेशल ऑर्डर अंडर द मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट स्पेशल ऑर्डर दे देता है तभी आप उसे छोड़ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, पावर ऑफ एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। मतलब कि जो भी व्यक्ति भागा हुआ है तब आप उसको कहीं भी पकड़ सकते हो, कहीं भी उसको अरेस्ट कर सकते हो। यदि कानून हिरासत में कोई व्यक्ति भाग जाता है या बचाया जाता है तो जिस व्यक्ति की हिरासत से वह भाग गया है, बचाया गया है, वह तुरंत भारत में किसी भी स्थान में उसका पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये चीज मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एक पुलिस ऑफिसर कहीं भी चला जाए वो एक पुलिस ऑफिसर ही रहता है, चाहे वो राजस्थान का है। अगर एक्यूज भाग के यूपी चला गया, एमपी चला गया है, तो राजस्थान की पुलिस उसे यूपी में जाके पकड़ सकती है, देन यूपी में भी वो पुलिस ही काउंट होती है। तो ये एक हमें अच्छी नॉलेज की क्वेश्चन बताता है कि इफ अ पर्सन इज लॉफुल कस्टडी, एस्केप और रेस्क्यूड द पर्सन फ्रॉम द हुज कस्टडी ही एस्केप और वाज rescue may immediately pursue and arrest him in any place in the India। तो भारत में कहीं पर भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। देन बात करते हैं ये चीज कि धारा 44, अब 44 के प्रोविजंस कौन से हैं? देखो वही चीज है कि जब पुलिस ऑफिसर को एंट्री नहीं मिलती तो वो गेट तोड़ के अंदर जा सकता है, एंट्री ले ली बाहर नहीं आ सकता तो वो गेट को तोड़ के भी बाहर आ सकता है। वो सारे प्रोसीजर जो हमने 44 में पढ़े थे कि प्रावधान सबसेक्शन 1 के तहत गिरफ्तारी पर लागू होंगे, तो 44 के प्रोविजन इस सेक्शन 61 पर भी एप्लीकेबल होते हैं कि पुलिस ऑफिसर जहां पर भी एंट्री करनी है वो 44 के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकता है।
देन बात करते हैं 62, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द संहिता। गिरफ्तारी के जितने भी प्रोविजन है वो आपको इसी बीएनएसएस को ही लागू करने हैं, अदरवाइज किसी गिरफ्तारी के प्रोविजंस को कहीं अदर से आपको लागू नहीं करने। इस संहिता या उस तत्समय प्रवर्त लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी के अलावा कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जो बीएनएसएस में बताई है उसी के अकॉर्डिंग आप अरेस्ट करोगे। गिरफ्तारी के प्रोविजंस इसी बीएनएसएस के आपको लागू करने पड़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा, जो चैप्टर 5 हमने व्यक्तियों की गिरफ्तारी स्टार्ट की थी, आज हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे, जो कि बात करता है सम्मन वारंट के बारे में, कि हम किसी पर्सन, अगर हमें कोर्ट के अंदर किसी पर्सन को बुलाना है तो कब हम सम्मन निकाल सकते हैं, सम्मन क्या होता है, कब हम गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकते हैं। तो आगे के चैप्टर्स भी हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बीएनएसएस की सीरीज डेली इवनिंग 7 बजे क्लास अपलोड हो जाएगी, और आपको डेली 7 बजे इसी तरह अपनी क्लास अटेंड करनी है, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हो या जैसे कि आप लाइव क्लास में बैठते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक आ चुके हो, नोट्स बना रहे हो, तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।